नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज चिंतन। चिंतन के बारे में बात करेंगे। चिंतन और बाल चिंतन, इसमें क्या डिफरेंस है, कल्पना और चिंतन में क्या अंतर है, चिंतन कितने प्रकार के हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। बाल चिंतन के प्रकार भी आज हम जानेंगे। बाल चिंतन कई प्रकार का है, बालक कई प्रकार से सोचता है। और सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर चिंतन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम चिंतन के बारे में। आखिर चिंतन है क्या? देखिए, चिंतन की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं। चिंतन है क्या? चिंतन मतलब एक तरह से हम इसको सामान्य भाषा में सोचना, समझना या फिर विचार करना कह सकते हैं। व्यक्ति किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जो है चिंतन करता है, सोचता है, विचार करता है। कोई भी समस्या जब व्यक्ति के सामने आ जाती है तो उसे पूरा करने के लिए वो क्या करता है, विचार करता है, सोचता है, कोई चीज के बारे में समझता है, तब उसका समाधान वो कर पाता है। तो यही क्या है, चिंतन है। तो चिंतन क्या है? चिंतन एक वह शक्ति है जो कि किसी कार्य को पूरा करने में क्या करती है, मदद करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। सामान्य भाषा में मैं आपको समझा देता हूं चिंतन का अर्थ क्या है। मान लो कोई समस्या आपको पैदा हो जाती है या फिर कोई कार्य आपका पूरा नहीं हो पाता है, कार्य या काम आप कह सकते हो। यहां पर मैं बात कर रहा हूं समाधान की। देखिए, आपका कोई कार्य जब पूरा नहीं हो पाता है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आपके सामने कोई समस्या रखी है तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे, सोचना प्रारंभ करेंगे। आप सोचना प्रारंभ करेंगे या फिर आप जो है समझेंगे उस चीज को। सोचना, समझना या फिर विचार करना। कोई समस्या के बारे में आप क्या करोगे, सोचोगे, फिर उसके बारे में कुछ समझोगे, विचार करोगे। उसके पश्चात आपका क्या हो जाएगा, उस चीज का समाधान हो जाता है। तो यही क्या है, यहाँ पर चिंतन कहलाता है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, सोचना, समझना और विचार करने को ही चिंतन बोलेंगे, थिंकिंग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आपके सामने कोई समस्या रखी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, सोचोगे, समझोगे या फिर विचार करोगे। सोचना, समझना या विचार करना चिंतन कहलाता है, क्योंकि इसके द्वारा हमारी समस्या का क्या होता है, समाधान होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा चिंतन क्या होता है। कोई भी आपके सामने कार्य है, आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, तभी आप जो है सोचना या फिर समझना या फिर विचार करना प्रारंभ करोगे। तब उस चीज का आपको क्या मिल जाएगा, फिर समाधान मिल जाएगा। तो चिंतन आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हम सोचते, समझते या विचार करते हैं, जिसके द्वारा उस समस्या का क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है। इसे ही हम क्या कह देते हैं, चिंतन कह देते हैं। तो साथियों, आपको जो है लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनके लिए मैं पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी अवेलेबल करवा देता हूं और साथ में उनको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाते हैं। तो उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको यहाँ पर समझना है। तो आप लगातार समझते रहोगे तो धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे और आपकी सब्जेक्ट में जो है पकड़ मजबूत बनती रहेगी। तो चलिए अब हम बात करेंगे चिंतन के बारे में। कौन से मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, तो दो मनोवैज्ञानिकों की मैं यहां पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं हम्फ्रे के बारे में। हम्फ्रे क्या कहता है, हम्फ्रे कहता है कि चिंतन व्यक्ति कब करता है, जब उसके सामने समस्या आती है। समस्या के समय प्राणी क्या करना प्रारंभ करता है, चिंतन प्रारंभ करता है। तो हम्फ्रे कहता है कि चिंतन जो है, समस्या आने पर व्यक्ति क्या करेगा, चिंतन करेगा। समस्या के पैदा होने पर ही प्राणी क्या करेगा, चिंतन प्रारंभ करता है। समस्या के पैदा होने पर ही व्यक्ति चिंतन करता है। तो ये बात बताई थी किसने, हम्फ्रे ने, कि समस्या जब व्यक्ति के सामने आती है तभी वो क्या करता है,
तभी वो सोचना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, समस्या के पैदा होने पर ही व्यक्ति क्या करता है, चिंतन करता है। तो ये कथन था हम्फ्रे का। उसके बाद में यहाँ पर बात करूंगा रॉस के बारे में। रॉस ने क्या कहा था चिंतन के बारे में। रॉस कहता है कि मानसिक गत्यात्मक प्रक्रिया ही क्या है, चिंतन है। मानसिक गत्यात्मक प्रक्रिया। मानसिक गत्यात्मक प्रक्रिया का मतलब क्या है, व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या आती है तो वो जो है मस्तिष्क के द्वारा सोचना प्रारंभ करता है। मतलब उसके मस्तिष्क में विचार आते हैं, उस विचारों के द्वारा ही उस चीज का वो समाधान कर पाता है। तो मानसिक गत्यात्मक प्रक्रिया मस्तिष्क में होने वाली जो है एक विचारणीय प्रक्रिया है। मनुष्य के मस्तिष्क में विचार आते हैं तभी उस चीज का समाधान कर पाता है। तो रॉस का कथन आपको समझ में आ गया होगा, मानसिक गत्यात्मक प्रक्रिया ही, मतलब मानसिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा चिंतन के लिए, तभी चिंतन कर पाएगा व्यक्ति। मानसिक प्रक्रियाओं से गुजरना अनिवार्य है चिंतन में, क्योंकि बिना मस्तिष्क के हम सोच नहीं सकते। तो रॉस का यही कथन है कि मानसिक गत्यात्मक प्रक्रिया ही क्या है, चिंतन है। तो ये रॉस का कथन था चिंतन के बारे में। अब मैं बात करने वाला हूं चिंतन के प्रकार। जिम्बार्डो ने जो है चिंतन के प्रकार बताए, उनके बारे में मैं यहां पर बात करूंगा। देखिए साथियों, चिंतन के बारे में जिम्बार्डो ने प्रकार बताए दो। एक तो बताया शैली चिंतन, दूसरा बताया यथार्थ चिंतन। यथार्थ चिंतन को फिर जो है 3 पार्टों में उन्होंने बांटा, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, आगमनात्मक या विश्लेषणात्मक चिंतन। 3 प्रकारों की मैं यहां पर उसके बाद बात करूंगा। पहले मैं बता देता हूं जिम्बार्डो के चिंतन के प्रकार। तो सबसे पहले यहां पर मैं बात करता हूं चिंतन के प्रकार के बारे में। चिंतन के प्रकार। चिंतन के प्रकार, चिंतन के प्रकार किसने बताए, यहां पर चिंतन के जो प्रकार बताए वो जिम्बार्डो के द्वारा बताए गए। जिम्बार्डो, देखिए जिम्बार्डो के द्वारा चिंतन के प्रकार दिए गए, और 2 प्रकार जो है जिम्बार्डो ने दिए। फर्स्ट बताया शैली चिंतन, शैली चिंतन। दूसरा प्रकार बताया गया यथार्थ चिंतन। यथार्थ चिंतन, तो 2 प्रकार बताए गए, शैली चिंतन और यथार्थ चिंतन। यथार्थ नहीं, यथार्थ, यथार्थ चिंतन। देखिए शैली चिंतन का मतलब क्या है वो आपको समझा देता हूं। शैली चिंतन में व्यक्ति जो है कोरी कल्पनाएं करेगा, लेकिन कोरी कल्पनाएं तो करेगा लेकिन उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करेगा। जैसे कि मान लो आप आईएएस बनने का ख्वाब रखते हो, आपके मस्तिष्क में आईएएस बनने का ख्वाब तो आ रहा है, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं कर पा रहे, मेहनत नहीं कर रहे, तो आपको सफलता इसमें नहीं मिलेगी। यदि आप कोरी कल्पना देखेंगे केवल और उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करेंगे तो आपको सफलता मिलना संभव नहीं है। तो शैली चिंतन में क्या होता है, व्यक्ति कोरी कोरी कल्पनाएं करता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता है, इसलिए वो जो है सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए हम कहते हैं कि शैली चिंतन क्या होता है, एक अवास्तविक होता है, एक झूठा चिंतन होता है, वास्तविक नहीं होता है, इसमें सफलता नहीं मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है, शैली जो चिंतन होता है इसमें व्यक्ति क्या करेगा, कोरी कल्पनाएं करेगा, और कोरी कल्पनाएं करेगा लेकिन उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करेगा। अब कार्य नहीं करेगा तो उसको सफलता भी यहां पर नहीं मिलेगी, सफलता नहीं। तो यह आपको ध्यान रखना है, कोरी कल्पनाएं तो करेगा लेकिन उसको सफलता नहीं मिलेगी, यह आपको ध्यान रखना है यहां पर। सफलता नहीं, तो ये यहां पर आपको ध्यान रखना है शैली चिंतन के बारे में।
अब मैं यहां पर बात करूंगा यथार्थ चिंतन के बारे में कि यथार्थ चिंतन क्या है। देखिए साथियों, यथार्थ चिंतन में व्यक्ति कल्पनाएं करेगा, लेकिन उस कल्पनाओं के अकॉर्डिंग वो मेहनत करेगा और उसको सफलता मिल जाएगी। तो इस चिंतन को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक चिंतन। तो इसको क्या बोल रहे थे हम? सफलता नहीं मिल रही थी तो इसको हमने बोला था अवास्तविक चिंतन। अवास्तविक। इसको हम बोलेंगे अवास्तविक चिंतन। अवास्तविक चिंतन बोलेंगे। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो अवास्तविक चिंतन कौन सा होता है? यहां पर ये होता है अवास्तविक बोल दो, या फिर इसको झूठा चिंतन भी हम कह देते हैं, झूठा। ये आपको ध्यान रखना है। अवास्तविक या फिर झूठा चिंतन कौन सा होता है? ये होता है शैली चिंतन। जबकि यथार्थ चिंतन जो होता है, यथार्थ चिंतन में व्यक्ति जो कल्पनाएं देखेगा उस कल्पनाओं के अकॉर्डिंग वो कार्य करेगा। कल्पनाओं के अकॉर्डिंग क्या करेगा? कार्य करेगा, और उसके पश्चात उसको क्या मिलेगी? सफलता मिल जाएगी। अब देखो, इस चिंतन में सफलता मिल रही है, इसलिए इस चिंतन को हम क्या नाम दे रहे हैं? इस चिंतन को हम वास्तविक चिंतन नाम यहाँ पर देंगे। अब उसको जब कार्य में सफलता मिल रही है, इसका मतलब वो वास्तविक है, वास्तविक चिंतन। इसलिए इस चिंतन को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक चिंतन यहां पर बोलते हैं। यह आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो जिम्बार्डो ने दो प्रकार बताए, शैली चिंतन और यथार्थ चिंतन। शैली चिंतन में कोरी कल्पनाएं कर रहा था, लेकिन कार्य उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, अर्थात मेहनत नहीं कर पा रहा था। इस वजह से उसको सफलता नहीं मिल रही थी। इस वजह से इसको हमने अवास्तविक नाम दिया, या फिर इसको झूठा चिंतन कहा। यथार्थ चिंतन, इसमें व्यक्ति कल्पनाएं करेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मेहनत करेगा, कार्य करेगा, इसलिए उसको सफलता मिलेगी, और जो है इस वजह से इसको हम वास्तविक चिंतन बोलेंगे। या फिर वास्तविक को ही हम यथार्थ कह देते हैं। वास्तविक कह दो या फिर यथार्थ कह दो, एक ही बात है। यह आपको ध्यान रखना है। यथार्थ शब्द का मतलब होता है वास्तविक। यथार्थ या वास्तविक चिंतन इसको हम कह देते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर यथार्थ चिंतन। तो जिम्बार्डो ने दो प्रकार बताए, शैली चिंतन और यथार्थ चिंतन। अब यहां पर मैं बात करूंगा यथार्थ चिंतन के प्रकार। यथार्थ चिंतन तीन प्रकार का बताया गया जिम्बार्डो के द्वारा। यथार्थ चिंतन के प्रकार, देखिए साथियों, यथार्थ चिंतन के यहां पर तीन प्रकार जो है जिम्बार्डो के द्वारा बताए गए। फर्स्ट बताया गया मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन कह दो, या फिर इसको अभिसारी चिंतन के नाम से भी हम जानते हैं। ये भी कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं। मूर्त चिंतन या अभिसारी चिंतन या फिर निगमनात्मक चिंतन। निगमनात्मक चिंतन फर्स्ट प्रकार बताया गया जिम्बार्डो के द्वारा यथार्थ चिंतन का। मूर्त चिंतन, अभिसारी चिंतन या फिर निगमनात्मक चिंतन। अब ये है क्या? मूर्त शब्द का मतलब होता है प्रत्यक्ष। मूर्त शब्द का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। इसमें वस्तु के सामने कोई प्रत्यक्ष समस्या होगी, प्रत्यक्ष रूप से उसको सामने जो है समस्या रखी जाएगी, और उस समस्या के बारे में जो है व्यक्ति सोचेगा, तभी इसका नाम रखा गया है मूर्त चिंतन। मतलब डायरेक्टली उसके सामने समस्या रख दी, अब उसके बारे में वो सोचेगा, तो उसको बोलेंगे हम मूर्त चिंतन। समस्या होगी और उस समस्या के बारे में क्या करेगा? वो चिंतन करेगा, इसलिए इसको बोला गया मूर्त चिंतन। नाम से यहां पर पता चल रहा है, डायरेक्टली उसके सामने कोई समस्या रख दी, अब उस समस्या के बारे में वो सोचे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मूर्त चिंतन या फिर अभिसारी या फिर निगमनात्मक भी इसका नाम यहां पर दिया जाता है। अब ये जो चिंतन होता है, ये प्रतिभाशाली बालकों में ज्यादा देखने को मिलता है। प्रतिभाशाली, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों के सामने जैसी हम समस्या रखते हैं, जैसा हम उसको मान लो क्लास में कोई जो है
हमने उसके सामने क्लास में, कक्षा में किसी बच्चे को हमने पढ़ाया और वैसा कि वैसा उसे जो है वो डायरेक्टली याद रख लेता है, प्रत्यक्ष रूप से उसने उसको याद रख लिया और जो है उसके पश्चात उसको अपने व्यवहार में उसने उतार लिया। इसका मतलब क्या है कि बच्चे के सामने हमने कोई प्रत्यक्ष चीज रखी और प्रत्यक्ष चीज को उसने जो है डायरेक्टली याद कर लिया, चिंतन कर लिया उसके बारे में। उसके पश्चात जो है वो बच्चा जो है उस चीज को याद रख लेता है जीवन भर। मतलब जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो अपने ध्यान को केंद्रित करने में सक्षम रहते हैं, क्योंकि उनमें मूर्त चिंतन पाया जाता है। किसी भी वस्तु को जब वो सोचते हैं, किसी भी चीज के बारे में, तो उसको प्रत्यक्ष रूप से जो है सोचते हैं और अपने मस्तिष्क में जो है एकदम समाहित कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, प्रतिभाशाली बालकों में मूर्त चिंतन यहाँ पर पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है, जिसके द्वारा वो अपने ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, जिससे वो अपने ध्यान को केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। जिसके द्वारा वो बालक अपने ध्यान को केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। दूसरा प्रकार जो है यहां पर बताया गया, अमूर्त चिंतन, जिसको बोला जाता है अपसारी चिंतन। इसी को बोला जाता है आगमनात्मक चिंतन। इसी को बोलेंगे हम क्या? आगमनात्मक चिंतन। देखिए साथियों, अमूर्त शब्द का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, मतलब उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज नहीं रखी हुई है, केवल उसके बारे में वो कल्पनाएं करेगा। जैसे हम ईश्वर की कल्पना करते हैं, क्योंकि किसी ने ईश्वर का देखा नहीं है, किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। मतलब वो हमारे सामने अमूर्त चीज है, जिसको हमने देखा नहीं है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं है, उस चीज को बोलेंगे हम अमूर्त या फिर अपसारी, जो हमसे दूर है। एक जगह पर हम केंद्रित करते हैं किसी चीज को, तो उसको बोलेंगे अभिसारी, क्योंकि इसमें बालक अपने ध्यान को केंद्रित कर रहा था एक जगह पर, इसलिए अभिसारी। अपसारी का मतलब जो है फैलना, मतलब उस चीज के बारे में किसी को पता नहीं होना, दूर दूर तक उससे कोई रिलेशन नहीं होना, उसको बोलेंगे हम अपसारी। इसी को हम आगमनात्मक भी बोल देते हैं। इसमें अमूर्त चीज होगी और उसके बारे में व्यक्ति कल्पना करेगा, मतलब अप्रत्यक्ष कोई वस्तु होगी, कोई प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने नहीं होगी, और उसके बारे में व्यक्ति क्या करेगा? कल्पना करेगा, और फिर जो है कल्पना करने के बाद उसके बारे में वो चिंतन करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कल्पना और चिंतन में क्या अंतर होता है। कल्पना में जो है व्यक्ति सोचता है लेकिन तर्क नहीं होते हैं, जबकि चिंतन में तर्क भी होते हैं साथ में, सोचने के साथ साथ तर्कों के साथ सोचे, तो उसको बोलते हैं हम चिंतन। लॉजिक होना चाहिए, चिंतन में लॉजिक जरूरी है, जबकि कल्पना कर सकता है व्यक्ति, उसमें कोई लॉजिक की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये यहां पर हो गया आपका अमूर्त चिंतन, अपसारी चिंतन या फिर आगमनात्मक चिंतन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं तीसरा चिंतन का जो प्रकार है यथार्थ चिंतन का, वो है आपका विश्लेषणात्मक चिंतन। इसको बोल देते हैं हम विश्लेषणात्मक चिंतन। अब देखिए, ये विश्लेषणात्मक चिंतन है क्या? इसमें व्यक्ति जो है किसी चीज का विश्लेषण करेगा, या फिर इसको हम आलोचनात्मक के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको विश्लेषणात्मक भी हम बोल सकते हैं, या फिर आलोचनात्मक चिंतन भी इसी का नाम है। इस चिंतन में क्या होगा? व्यक्ति जो है किसी चीज के बारे में सोचेगा, लेकिन उसमें जो है वो सवाल करता है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कब हुआ, ऐसे शब्द वो लाएगा इसमें। मतलब क्वेश्चन वाचक, जो प्रश्नवाचक जो चिन्ह होते हैं, प्रश्न या इस प्रकार के चिंतन में बालक जो है प्रश्न करेगा, व्यक्ति जो है प्रश्न करेगा कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ।
तो इस प्रकार जो है कब हुआ, ऐसे विचार जब व्यक्ति के मस्तिष्क में आने लग जाएं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो ये यूं समझो कि ये आलोचनात्मक जो है चिंतन है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। इस प्रकार के जब जो है प्रश्न पूछे जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, आलोचनात्मक चिंतन। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जब उसके मस्तिष्क में आते हैं तभी उनका वो समस्या का समाधान करता है, उसके जो है उस समस्या को जो है उसके समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। इस वजह से इसको हम विश्लेषणात्मक कहते हैं, उस चीज का विश्लेषण करता है। जब इस प्रकार के मस्तिष्क में उसके विचार आते हैं, कब हुआ, क्यों हुआ, तभी उनका हल ढूंढने का प्रयास करता है। इस प्रकार की समस्या आने के पश्चात ही उसका क्या ढूंढेगा, हल ढूंढेगा, आंसर ढूंढेगा। तो इस प्रकार का चिंतन क्या हो गया यहां पर, विश्लेषणात्मक या फिर आलोचनात्मक चिंतन। साथियों, अब मैं यहां पर आपको जो है बताने वाला हूं बाल चिंतन के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो चलिए अब मैं यहां पर बात करूंगा बाल चिंतन के बारे में। बाल चिंतन है क्या? बाल चिंतन, देखिए बाल चिंतन एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा इसमें कुछ नहीं है। शॉर्ट में ही आपको मैं इसमें बताऊंगा, केवल आपको समझाना है। देखिए बाल चिंतन, बाल शब्द का मतलब होता है बालक। बालक जो है बचपन से ही जब किसी चीज की शुरुआत कर देता है, सोचना प्रारंभ कर देता है, तो बचपन से जब सोचना प्रारंभ करे तो उसको हम बोल देते हैं बाल चिंतन। बचपन में ही बालक सोचना प्रारंभ कर देता है तो उसको हम बोलते हैं बाल चिंतन। बालक में जो है बचपन से सोचने की जो क्षमता पाई जाती है वही जो है इसका बाल चिंतन कहलाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। बचपन में जब सोच रहा है तो बाल चिंतन मतलब बाल्यावस्था में जब बालक जब होता है छोटा, तो जब वो सोचना प्रारंभ करते हैं उसको बोलते हैं हम बाल चिंतन। बाल शब्द का मतलब बालक, छोटा होता है उस समय जब चिंतन करता है तो उसको बाल चिंतन बोलेंगे। अब इसके कुछ प्रकार हैं तो उनकी बात करूंगा। बाल चिंतन के प्रकार, देखिए आपको ध्यान रखना है, चिंतन व्यक्ति कब करता है, जब उसके सामने समस्या आती है, उस समस्या का हल ढूंढता है चिंतन के द्वारा। आप कब सोचोगे, जब आपके सामने कोई समस्या होगी तभी आप उस चीज के बारे में सोचोगे और तभी आप उसका हल निकाल पाओगे। मान लो आपसे कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप उसके बारे में बार बार सोचोगे तो उसका हल भी आपको मिल जाएगा। जब आप लंबे समय तक उस पर रिसर्च करोगे, सोचोगे, तो उस चीज का आप हल ढूंढ लोगे। मतलब चिंतन के द्वारा किसी समस्या का क्या होता है, समाधान होता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है बाल चिंतन में। अब इसके प्रकार की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं बाल चिंतन के प्रकारों में। चिंतन के जो प्रकार हैं वो है, पहला प्रत्यक्षात्मक चिंतन। देखिए प्रत्यक्षात्मक चिंतन है क्या? जब बालक के सामने कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज होगी तो उसके बारे में सोचना प्रारंभ करेगा। कोई प्रत्यक्ष वस्तु होगी उसके सामने तभी बालक उस चीज के बारे में सोचता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रत्यक्षात्मक चिंतन यहां पर बोलते हैं। तो इसको जो है मैं आपको बता देता हूं। एक बालक के दादा दादी जब भी कोई काम पर जाते हैं तो वहां से बच्चे के लिए टॉफी लेकर आते हैं और बच्चे को टॉफी देते हैं। मतलब बालक के सामने जब उसके दादा दादी आते हैं तो उनको देख करके वो सोचता है कि ये बाजार गए, वहां से टॉफी लेकर आए, तो उनको देख करके उनके मन में विचार आता है। तो यहां पर ये समझ में आ गया होगा प्रत्यक्षात्मक चिंतन क्या है। दूसरा है सजीव चिंतन। सजीव चिंतन, सजीव चिंतन का मतलब प्रत्येक बालक जो होता है वो हर चीज, बालक जो होता है वो बचपन में क्या सोचता है कि प्रत्येक चीज को सजीव मानता है। प्रत्येक चीज को क्या मानेगा, बच्चा जो है सजीव मानता है। जैसे वो मान लो किसी तस्वीर की तरफ ऐसे देखता है तो वो सोचता है कि ये तस्वीर मेरी तरफ देख रही है। उस चीज को वो निर्जीव चीज को भी सजीव मानता है। सूर्य की तरफ देखता है तो वो सोचता है कि सूर्य मेरी तरफ देख रहा है, क्योंकि वो इधर उधर देखेगा तो सूर्य उसको ऐसा लगेगा जैसे उसकी तरफ सूर्य देख रहा है। प्रत्येक वस्तु को सजीव मानने लगता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो चिंतन होता है इस प्रकार का, इसको बोलते हैं हम सजीव चिंतन। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रत्यक्षात्मक चिंतन, सजीव चिंतन,
अगला जो चिंतन का प्रकार है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो तीसरा प्रकार जो है यहां पर काल्पनिक चिंतन। काल्पनिक काल्पनिक चिंतन है क्या? देखिए, काल्पनिक चिंतन, एक बालक का कोई दादा मान लो बाजार जा रहा है और मान लो केले लेकर आता था, पहले बाजार जाता था लेकिन बाद में दोबारा से वो बाजार गया, तो बच्चे जो है सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि वो जो है मार्केट गया है तो हमारे लिए खाने के लिए केले लाएगा या आम लाएगा, संतरा लाएगा, कुछ भी लाएगा, उसका ऐसा विचार जो है बच्चे के मन में आता है। तो इस प्रकार जो है कल्पना करता है किसी चीज की, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? काल्पनिक चिंतन। अगला चिंतन का जो प्रकार है बाल चिंतन का, उसकी मैं यहां पर बात करूंगा, वो है प्रतिमात्मक चिंतन। प्रतिमात्मक देखिए, प्रतिमात्मक चिंतन है क्या? मान लो किसी बच्चे के दादा दादी कहीं शहर गए हैं और काफी समय बाद जब वो लंबे समय के बाद लौटते हैं वापस, तो बालक उनको देखते ही पहचान लेता है कि ये दादा है, ये दादी है। मतलब प्रतिमा को देख करके, प्रतिमा आधारित मतलब उनकी शकल सूरत को देख करके पहचान लेगा। प्रतिमा का मतलब होता है एक तरह से मूर्ति, मतलब उनकी शकल सूरत प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को देख रहा है, प्रतिमा के रूप में देख रहा है। तो इस प्रकार उनको पहचान ले तो उसको बोल देते हैं हम, अर्थात उनको देख करके जब वो चिंतन करेगा तो उसको बोलेंगे प्रतिमात्मक चिंतन। आया होगा समझ में? उनकी प्रतिमूर्ति को देख करके जब चिंतन करेगा, उनके सकल सूरत चेहरे को देख करके जब पहचान लेगा कि ये मेरा दादा है, ये चाचा है, चाची है, इस प्रकार जब उसको पहचान करके चिंतन करता है तो उसको बोल देते हैं हम प्रतिमात्मक चिंतन। नेक्स्ट आपका यहां पर प्रकार है चिंतन का, वो है यहां पर तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन का मतलब इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति जो है लॉजिक की बात करेगा, तर्कों की बात करेगा, तर्क के माध्यम से सोचता है। उसके सामने कोई समस्या आती है तो उस पर उसके बारे में वो तर्क देता है और तर्कों के माध्यम से उस चीज को सीख रहा है, तो उसको बोल देते हैं हम लॉजिकल थिंकिंग, अर्थात तार्किक चिंतन। तर्कों की यहां पर बात की जाएगी। तो ये प्रकार आपको ध्यान रखने हैं: प्रत्यक्षात्मक, सजीव चिंतन, काल्पनिक चिंतन, प्रतिमात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बालक में किस प्रकार का चिंतन नहीं पाया जाता है या पाया जाता है, तो ये प्रकार आपको दिए होंगे बाल चिंतन में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछ लेगा प्रतिमात्मक चिंतन में, आपको कोई परिभाषा दे देगा और पूछेगा कि इस प्रकार का चिंतन कौन सा है, तो प्रतिमा आधारित जो चिंतन होगा वो प्रतिमात्मक चिंतन यहाँ पर कहलाएगा। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं, अपना ये टॉपिक खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूं कल्पना और चिंतन में क्या अंतर है। कल्पना और एक शब्द है आपका यहाँ पर चिंतन, दोनों शब्दों के बारे में बता देता हूं कितना डिफरेंस है इनमें, इन दोनों में अंतर क्या है। कल्पना में तो केवल सोचेगा, विचार करेगा, कल्पना में केवल विचार ही विचार होंगे, लेकिन तर्कों की बात नहीं की जाएगी। जबकि चिंतन में जो होगा यहां पर तर्कों की बात की जाएगी, तर्क भी साथ में होंगे, यह आपको ध्यान रखना है। तर्क, इसमें तर्क जो है नहीं होंगे, इसमें तर्कों की बात नहीं की जाएगी, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। इसमें केवल सोचेगा ही सोचेगा और इसमें तर्क के साथ सोचता है, तर्क के साथ क्या करेगा? सोचेगा, तर्क के साथ सोचेगा। तो यह आपको ध्यान रखना है। यहां पर कल्पना और चिंतन में केवल इतना सा ही डिफरेंस है, ज्यादा इसमें यहां पर कुछ नहीं है। और कल्पना में जो है कोई परिणाम, रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि इसमें तर्क नहीं होते हैं, परिणाम क्या होगा? नहीं। जबकि जो चिंतन होता है इसमें क्या होगा? डेफिनेटली परिणाम आएंगे, कोई भी चीज का रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा। यह आपको यहां पर ध्यान रखना है। देखिए, हम जब किसी भी चीज की कल्पना करते हैं
किसी भी चीज का हम जो है समस्या का समाधान कर रहे हैं, कोई समस्या का, तो सबसे पहले आप कल्पना करोगे, उसके पश्चात ही आप चिंतन करोगे। मतलब उस चीज के बारे में पहले आप विचार करोगे। कल्पना और विचार में केवल इतना सा ही डिफरेंस है। किसी भी चीज का आपको विचार करना है तो सबसे पहले आपको कल्पना करनी पड़ेगी उस चीज की, कल्पना के पश्चात उस चीज का क्या करना पड़ेगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर सबसे पहले कल्पना करनी है, अर्थात प्राथमिक स्थिति क्या है, यहाँ पर प्राथमिक स्थिति जो है वो कल्पना होगी और द्वितीयक स्थिति क्या होगी, यहाँ पर चिंतन होगी। मतलब सबसे पहले आप उस चीज का विचार करोगे, उसके पश्चात जो है उस चीज के जो है तर्कों की बात करोगे। तो द्वितीयक स्थिति होती है चिंतन, जबकि जो प्राथमिक स्थिति है वो क्या है, यहाँ पर कल्पना। कल्पना और चिंतन में केवल इतना सा डिफरेंस है, कल्पना में केवल विचार होते हैं, तर्क नहीं होते, जबकि चिंतन में तर्क के साथ विचार होते हैं, अर्थात सोचता है व्यक्ति। इसमें परिणाम रिजल्ट नहीं आते हैं कल्पना में, जबकि चिंतन जो होता है उसमें तर्कों के साथ कोई काम हम करते हैं तो उसका परिणाम जरूर आता है, निश्चित रूप से आता है। कल्पना जो है प्राथमिक स्थिति है, उसके बाद कल्पना के बाद ही हम किसी चीज का चिंतन करते हैं। तो कल्पना प्राथमिक स्थिति, चिंतन जो है द्वितीयक स्थिति यहाँ पर होती है। तो ये आपका यहाँ पर बाल चिंतन खत्म हो जाता है। तो आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लैब असिस्टेंट की आप लगातार तैयारी करें, हमारे साथ जुड़ें, जिससे कि आपको जो है सभी प्रकार के कंटेंट अवेलेबल हो जाए और आपको जो है बाहर से पढ़ने की कुछ आवश्यकता नहीं होगी। पूरा कंटेंट आपको इसी प्रकार जो है स्क्रीन पर समझाया जाएगा, अच्छा कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा, आपको इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अभी राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या फिर व्हाट्सएप से मुझे संपर्क करें। आपको नंबर मैं बता देता हूं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, 9664396024 पर कांटेक्ट करके आप जो है इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। और जो है प्ले स्टोर से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप की लिंक भी मैं जो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज दूंगा और वहां से डायरेक्ट आप जो है कोर्स परचेज कर सकोगे उस ऐप की लिंक के माध्यम से। तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को एक निश्चित गति दें, एक सही दिशा में जो है गति दें। तो जय हिंद, जय भारत।